हम लोग मुसलमानों के और जो दबे कुचले तबके लोग हैं, दलित, आदिवासी, ओबीसी, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, उनके लिए रेगुलरली आवाज उठाते हैं हमारी आवाज के बैनर से। कि मुसलमान 1947 में दुनिया का सबसे सेक्युलर आदमी था, जो जिन्होंने चूज किया अलग अलग कलर में रहने के लिए। और आज इस देश की सत्ता ये चाहती है कि सबको एक भगवे रंग में रंग दे, लेकिन मुसलमान वो नहीं है। मुसलमान हर कलर में, हिंदुस्तान का स्पेशली मुसलमान जो है वो अलग अलग कलर में रहना चाहता है। अगर जब तानाशाही आती है, जब पैसा, धर्म और एब्सोल्यूट पावर जिसके पास में आ जाता है, तब कार्ल मार्क्स का एक कोट है, एब्सोल्यूट पावर इज करप्ट। यानी जब किसी को क्वेश्चन करने वाले लोग नहीं होते, तब तानाशाह अपने चरम सीमा पे होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम उवेश वोहरा है और हम आज आपके सामने एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। हम ये आज इस कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं कि कंट्री में जो रिसेंटली इश्यूज चल रहे हैं उस पर बात करने वाले हैं हम। उसके लिए हमारे साथ कौशल अली सैयद जुड़े हुए हैं, जो हमारी आवाज़ की कन्वीनर है। मैं कौशल अली सैयद के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि वो 12 सालों से जुआपुरा में कुछ मुहिम चला रहे हैं, जिनमें से है कि मेरे सपनों का जुआपुरा, कौम के सामने चुनौतियां, और हाल ही में मस्जिद और मूवमेंट में शिक्षा यात्रा जैसी मुहिमें वो लीड कर रहे हैं। तो उनसे बातें शुरू करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो हेलो सर, सबसे पहले आप मैंने जिन मुहिम के बारे में बताया उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, ताकि पता चले कि मुहिम। मैं 2012 से पहले कॉर्पोरेट्स में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम करता था आईटी कंपनीज में, और मैं 2012 में वो छोड़ के सोशल वर्क ज्वाइन किया और एक इनिशिएटिव किया हमारी आवाज के नाम से, जिसमें मेन इंटेंशन ये था कि मुसलमानों को कैसे एम्पावर किया जाए। तो हमने कई स्कूलों के साथ में मिलकर हमारी आवाज के बैनर पे बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, जिसमें मेन 3 जो आपने मुहिम बताई है, जो मेरे सपनों का जुहापुरा, जिसमें हमने 3,500 बच्चों को उस कैंपेन में शामिल किया था। और दूसरा कौम के साथ में चुनौतियां, जिसमें हमने अहमदाबाद में अलग अलग जगह पर माइनॉरिटीज की जो जो चुनौतियां हैं उस पर हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए। और हाल ही में मस्जिद वन मूवमेंट में एक शिक्षा यात्रा, पास फॉर श्योर, बच्चों को G20 जैसे इंटरनेशनल मुद्दों पर डिस्कशन कैसे किया जाए, उन सारी चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं। सो ये थे हमारे मेन मुहिम्स, और कई आंदोलन भी किए हैं। मैं भारत पाकिस्तान मैत्री यात्रा गांधी आश्रम से लेके नाड़ाबेट तक चल के गया हूँ। दूसरा, लास्ट ईयर मैंने एक बिल्किस बानो की जो रेपिस्ट थे उनको रिहा करने पर मैं रणदीपपुर, जो बिल्किस बानो का गांव है, वहां से चल कर अहमदाबाद गांधी आश्रम मुझे आना था, लेकिन हमारी उस यात्रा को पुलिस ने होने नहीं दिया और हमको 2 दिन तक अरेस्ट करके गोधरा में रखा था। सो हम लोग मुसलमानों के और जो दबे कुचले तबके लोग हैं, दलित, आदिवासी, ओबीसी, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, उनके लिए रेगुलरली आवाज उठाते हैं हमारी आवाज के बैनर से। ओके सर जी। तो जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि हम कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं, तो उनमें से मेरे 2-3 क्वेश्चन है सर आपके लिए। उनमें से पहला क्वेश्चन ये है कि आज जो रिसेंटली जो देश के हालात है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो, हिंदुस्तान में जो लोग अभी सबसे ज्यादा बाबर और औरंगजेब की बात करते हैं, तो अभी इस देश में जिन लोगों का शासन रहा है, आप अगर पीछे जाओ थोड़ा सा, तो मुगलों के कौन उनके प्रधानमंत्री हो या सेनापति हो, ये कौन लोग थे? उनके नवरत्न में भी आप देखोगे तो वही कम्युनिटी के लोग थे, जो अपर कास्ट, अपर क्लास के लोग, जो हिंदूज थे वो। जैसे ही अंग्रेज का सरकार आया, तो अंग्रेजों में जो बड़े बड़े ओहदे पर थे, तो वो ये अंग्रेजों के साथ में मिल गए। और वही लोग आजादी के बाद उन्होंने कोशिश किया कि इस देश को एक ही रंग का बनाया जाए, और पार्टीशन हो गया, भारत के 2 टुकड़े हो गए और पाकिस्तान अलग से बना, इस्लाम धार्मिक आधार पर।
तो वही जो लोग जो बाबर के राज दरबार में थे और अंग्रेजों के राज दरबार में थे, वो लोगों की 2014 के बाद सत्ता में आए हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो वो चाहते थे कि 2014 में सेपरेशन हो जाए और मुसलमानों के राइट्स को बिल्कुल सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाए। लेकिन हम इस देश के सेक्युलर हिंदूज को ये मैसेज देना चाहते हैं, और आप खुश हो रहे हो मुसलमानों के साथ जो एट्रोसिटी हो रही है, अभी जो उत्तराखंड में जो डिमोलिशन हुआ, 5 लोगों को गोली मार दी गई, सीए एनआरसी के अंदर जो एहतजाज कर रहे थे मुसलमान अपने सिटीजनशिप को रिक्लेम करने के लिए, उन मुहिम के जो नेता हैं आज भी वो जेलों में हैं। कोई केस नहीं है आज सलमान अजहरी पर, और उनको एक जगह से दूसरी जगह और तीसरी जगह उनकी परेड कराई जा रही है, और कोई हिंदू इस सब्जेक्ट पे बोल नहीं रहा। ये जो खामोशी है वो बहुत खतरनाक खामोशी है। वजह यह है कि इस देश में मुसलमान जो रहा है वो जबरदस्ती से नहीं रहा, या उसको किसी ने कहा नहीं है कि यहाँ रहना है, वो बाय चॉइस से रहा है कि उसने तय किया कि हमको हिंदुस्तान में रहना है, हमारे को गंगा जमुना तहजीब को बचाना है। अगर उनके पास तो ऑप्शन था, वो जा सकते थे पाकिस्तान, नहीं गए। किस भरोसे नहीं गए? क्योंकि यहाँ के मुसलमान अलग अलग कलर के साथ में रहना चाहते थे। इसलिए जो हिंदू आज खुश हो रहे हैं मुसलमानों के साथ में, जो एट्रोसिटी, जो दबंग दमन हो रहा है, तो वो उनके लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मुसलमान 1947 में दुनिया का सबसे सेक्युलर आदमी था, जो जिन्होंने चूज किया अलग अलग कलर में रहने के लिए। और आज इस देश की सत्ता ये चाहती है कि सबको एक भगवे रंग में रंग दे, लेकिन मुसलमान वो नहीं है। मुसलमान हर कलर में, हिंदुस्तान का स्पेशली मुसलमान जो है वो अलग अलग कलर में रहना चाहता है। अगर यहाँ के हिंदू जो खुश हो रहे हैं, 1947 में ही कह दिया होता कि हम एक ही कलर में रहेंगे, तो हमारे पास चॉइस था, हम हर एक कलर में जा सकते थे, हम नहीं गए। इसलिए हमने भगवा भी चुना था, सफेद कलर भी चुना था, हरा रंग भी चुना था, और सारी चीजों को अपना के कोहेसिव, और जो आजादी के लड़ाई के जो झंडा बरदार थे, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो हम यहाँ रुके थे। लेकिन बहुत अफसोस से कहा जा रहा है कि 1947 में जो लोगों ने धोखा दिया हमको कि आप यहाँ रहिए, आपकी सलामती की गारंटी हम लेते हैं। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि पार्टीशन के टाइम पे मुसलमानों को यहाँ रुकने के लिए इसीलिए कहा गया था कि पाकिस्तान के अंदर जो गैर मुस्लिम लोग हैं, उनकी जमानत के तौर पे वो यहाँ रहे। इसलिए बहुत सारी ऑल्टरनेट थियरी है, लेकिन मैं हिंदुओं को कहना चाहता हूं कि आप मुसलमानों के साथ नहीं खड़े रहेंगे तो आगे आपकी भी तकलीफ आएगी और आपके साथ भी कोई खड़ा नहीं रहेगा। राइट। और सर, जो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो लागू किया गया था, वो अभी भी है या फिर उसको हटा देना चाहिए? 1947 में एक एक्ट बना था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। और जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, आज उनको भारत रत्न देने का जो ऐलान किया है कल, उनको इनाम दिया गया है। कोई कांग्रेसी को ये सरकार तो कोई इनाम दे नहीं सकती, जी। लेकिन उनके दौरान बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। और बाबरी मस्जिद का जो डिसीजन, जजमेंट जो आया है, वो मेरिट के आधार पे नहीं है। क्योंकि उस जब वो पूरा आंदोलन 80 के दशक में शुरू हुआ, तब मुसलमान तो यही बोलते थे कि हमको इस देश के संविधान पे भरोसा है, हम इस देश की सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करते हैं। और तब जो राइट विंग हिंदू के लोग थे वो कहते थे कि हमारी आस्था बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट हो या संविधान हो, उससे बढ़कर नहीं है, हमारा भगवा रंग सबसे ऊपर है। इसलिए हम डिसीजन कुछ भी आएगा, हमारे फेवर में आया तो चलेगा, लेकिन हमारे विरुद्ध में आएगा तो हम उसको नहीं मानेंगे। जबकि उसके बरअक्स मुस्लिम देश के संविधान और उस सुप्रीम कोर्ट को इज्जत देता था, और उन्होंने ऐसा नहीं किया कि हमारे आस्था सबसे ऊपर है। तो उसका देखो, जजमेंट भी जब आया, तब आप देखो ये टाइटल शूट पे डिसीजन नहीं दिया गया, ये आस्था के बुनियाद पर डिसीजन लिया गया है। इसलिए उस वक्त मुसलमानों ने कहा था कि हम मान लेंगे, और डिसीजन आया तो मुसलमानों ने माना भी।
लेकिन अब हमको ऐसा लग रहा है कि देश में ये एक्ट को घोल के पी चुके हैं। जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर होने के थे उसी दिन उन्होंने ये ज्ञानव्यापी मंदिर में ज्ञानव्यापी मस्जिद मस्जिद में में। उसको मंदिर करार बोल के नीचे पूजा करने की जो डिसीजन दिया था। तो हमको लगता है कि अब ये एक्ट वगैरह आप खत्म ही कर दो ना। आप हम तो अब चाहते हैं कि आप ये भ्रम तोड़ दो मुसलमानों का कि ये कानून से मुसलमानों का बचाव हो जाएगा, ये कानून से मुसलमानों की मस्जिदों का रक्षण मिलेगा। वो सारे कानून को आप तोड़ दीजिए, निकाल दीजिए। अब सर, ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक्चुअली में है, वो वो किस लिए है? वो इसलिए है कि उस 1947 में डिसाइड कर दिया था कि जो जो प्लेसेस हैं वर्शिप के, जहां मंदिर जी। मस्जिद या गुरुद्वारा कुछ भी है, उसके स्टेटस को चैलेंज नहीं किया जाएगा। ये ओके। प्रोटेक्शन था। ना मस्जिद को नहीं, सारी चीजों को प्रोटेक्शन था। लेकिन अब हाँ, हमको ऐसा हो रहा है कि आप ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म कर दीजिए, यानी हमारे में से भ्रम टूट जाए कि हमारे को कोई कानून हमारी मस्जिदों को बचाएगा। लेकिन मैं इस देश के तमाम लोगों को कहना चाहता हूं और मैं सरकार से अपील करता हूं कि आप ये वर्शिप एक्ट को खत्म कर दीजिए, क्योंकि इस देश के अंदर तथ्य हैं लोगों के कि कई मंदिरों के नीचे बुद्ध और महावीर की मूर्तियां पड़ी हैं। तो ये खत्म होगा तो आने वाले वक्त में बुद्ध भी आएंगे और जैन भी आएंगे और वो क्लेम करेंगे कि हमारी मंदिर के नीचे यहाँ जगह थी। इसलिए इसको खत्म कर दीजिए, मामला ही खत्म हो जाए। राइट सर, अभी जो रिसेंटली लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है, उसमें भी एक-एक करके लोग इंडिया गठबंधन से टूटकर एनडीए में शामिल हो रहे हैं। तो जी। क्या अभी जो रिसेंटली विपक्ष की आवाज लग रही है, वो क्या अभी बंद हो जाएगी? अ, जब जब तानाशाही आती है, जब पैसा, धर्म और एब्सोल्यूट पावर जिसके पास में आ जाता है, तब जी। कार्ल मार्क्स का एक कोट है, एब्सोल्यूट पावर इज करप्ट। यानी जब किसी को क्वेश्चन करने वाले लोग नहीं होते, तब तानाशाह अपने चरम सीमा पे होता है। तो आज जितने भी वॉइसेस हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनको पैसों की लालच से धमका के और उनकी आत्मा की आवाज सुनाई देने लग गई हैं। बिहार में नीतीश कुमार के साथ ये हुआ, झारखंड में शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन के साथ में ये हो रहा है। महाराष्ट्र में, एमपी में कई सरकारों को तोड़कर, चुनी हुई सरकारों को तोड़कर वहां पर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। तो मुझे लगता है कि अभी जो खामोशी है इस देश में, जब अति हो जाती है, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। पाकिस्तान में 2 दिनों से चुनाव और उसका काउंटिंग चल रहा है आज। नवाज शरीफ के साथ में दौलत भी थी, सेना का पावर भी था, वहां की इंटेलिजेंस आईएसआई भी नवाज शरीफ के साथ में होने के बावजूद इमरान खान की पार्टी का जो सिंबल है, उस पार्टी का सब कुछ कैंसिल करने के बाद भी आज वहां की जनता ने इमरान खान के सपोर्ट में जो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे, सबसे ज्यादा उनको सीट दी गई है। इसलिए हिंदुस्तान की जनता को भी समझना पड़ेगा कि ताकत जो है वो कुछ वक्त के लिए होती है, धर्म का नशा भी कुछ वक्त के लिए होता है, लेकिन बहुत सब खराब होने के बाद सबको एक लाइन पर आना ही पड़ता है। और इस देश का जो फैब्रिक्स खूबसूरती है वो है सेक्युलरिज्म। अगर ये दिस देश में सेक्युलरिज्म खत्म हो जाएगा तो पहले तो मुसलमानों का काम, मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो होगा, बाद में और लोगों के साथ में होने वाला है। लेकिन मैं आपको एक बात कह दूं, जैसे मैंने बताया था कि जो लोग इस सत्ता में आए हैं अभी, जी। उनका पहला टारगेट लोअर कास्ट के लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी। माइनॉरिटी तो बाद में आएगी, लेकिन एससी एसटी ओबीसी, आदिवासी, दलित और जो पछात वर्ग के लोग हैं, आजादी से पहले तक ये लोग फिजिकली और स्लेव थे, गुलाम थे, ब्राह्मणवादी सोच के। मुसलमानों से एक ऐसी घटना घट गई कि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि आप कमजोरों का साथ दो। तो उन्होंने इस देश के डिसएम्पावर्ड लोगों को अपने वोट के जरिए से पावर दिया, उनको रूलिंग क्लास बनाया।
तो बट ऑब्वियस है कि जो रूलिंग क्लास इस देश में पहले से मौजूद थी, जो ब्राह्मणवादी सोच थी, उनको धक्का लगा, क्योंकि उनके गुलाम उनसे सवाल पूछने लग गए रूलिंग क्लास होने के। उन्होंने एक नई चाल चली, मंडल का कमंडल वाली, जो बाबरी मस्जिद से लेके अभी ज्ञानवापी कासू मथुरा का चैप्टर चल रहा है। लेकिन वो इतने स्मार्ट है कि दुनिया को कुछ न देकर भी 3000 साल तक भारत की 80% जाति को उन्होंने गुलाम बना के रखा, और मुसलमान ने उनको रूलिंग क्लास बनाया। इसलिए वो मुसलमानों को भी सजा देना चाह रहे हैं कि तुमने हमारे गुलामों को रूलिंग क्लास क्यों बनाया। इसीलिए आज वो क्या कर रहे हैं, वो जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको उनका उन्होंने हिंदुआइजेशन किया और उनको मुसलमानों के खिलाफ भड़का दिया। तो टारगेट जो ब्राह्मणवादी सोच है, उसका टारगेट जो है वो अपने गुलामों को गुलाम बनाए रखना है, जरिया मुसलमान। इसलिए पहले तो ये फिजिकली स्लेव थे, इस देश का 80% शूद्र, आज उनको हिंदुआइज करके उनको मेंटली गुलाम बना दिया है। सो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए बहुत सारी घटनाएं अभी और होने वाली हैं, और आपको इससे भी वर्स कंडीशन देखने को मिलेगी। इसलिए वॉइसेस इन्होंने हर जगह पे खत्म किए, सिविल सोसाइटी को खत्म कर दिया इन्होंने। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो लोअर कास्ट की है, खास करके मैं इसमें आपको एक तर्क देना चाहूंगा। बीजू पटनायक ब्राह्मण अपर कास्ट, ममता अपर कास्ट, जो अपर कास्ट पार्टी ओरिएंटेड पार्टीज है, उन लोगों को ये हरा नहीं सक रहा है। लेकिन जहां पर लोअर कास्ट है, जैसे यादव के लोग हैं, देवगौड़ा के लोग हैं, जो एम्पावर हो गए थे, मायावतीज हैं, दलित की राजनीति, जो रूलिंग क्लास बन गए थे, पिछले 10 साल में इन लोगों ने इन शूद्र लोगों को खत्म किया। इसलिए इस देश के सबसे ज्यादा अगर किसी को आंखें खोलने की जरूरत है तो वो शूद्रों की है। 29 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उसमें से 80% जिनकी आबादी 15% है, उनका 80% कैबिनेट मिनिस्टर है, और जिनकी आबादी 80% है, उनका 20% कैबिनेट मिनिस्टर है। यानी कितने महामूर्ख हैं इस देश के शूद्र लोग, उनको दिख नहीं रहा कि हमारी कोई सत्ता नहीं है, हमारी कोई शय नहीं है, जबकि ये 80% लोग खुद पावर में आ सकते हैं अपने ही वोट से। फिर भी पता नहीं क्या ईवीएम का कमाल है, क्या कुछ इस चुनाव में धांधली होती है, क्योंकि 80% लोग अगर रूलिंग पार्टी को वोट दे देते हैं तो उनका तो हक मारा जा रहा है। लोअर कास्ट जो जितने भी हर स्टेट के अंदर उनके लिए जो बोर्ड बनाए हैं, उसमें पैसा ही नहीं है, तो उनका तो डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा। SC ST का जो पैसा है वो उनकी भलाई के लिए खर्च करने के लिए बजट में प्राविधान किया जाता है, लेकिन वो उनकी बेहतरी में तो खर्च हो नहीं रहा है। तो इस देश के जो शूद्र लोग हैं, जब तक वो एम्पावर नहीं होंगे, तब तक उनको मुसलमान के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। और ये लोग, क्योंकि इन्होंने विकास तो किया नहीं है, विकास नहीं किया तो क्या पकड़वाना पड़ेगा, धर्म का घुट्टी पिलानी पड़ेगी, तभी तो इनके एजेंडा कामयाब होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि जब तक राम मनोहर लोहिया जैसे लोग वापस से पैदा नहीं होंगे, तब तक ऐसा होने वाला है। जी राइट सर। और जो रिसेंटली जो इश्यूज चल रहे हैं और जो रिसेंट और इश्यूज आने वाले हैं, उनको कम कैसे कर सकते हैं या फिर खत्म कैसे कर सकते हैं? पॉलिटिक्स और पावर के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आपको पावर में आना होगा, जैसे मायावती पावर में आई, मुलायम आए, लालू यादव आए, तभी तो उनकी कम्युनिटी एम्पावर हुई। यादव का ऐसा हाल था, अभी भी राजस्थान में क्षत्रियों के सामने अगर कोई दरबार, ये यादव या मालधारी लोगों को, वो एक लाइन पे बैठ नहीं सकते। मीन्स उन मालधारियों का आंदोलन चल रहा है राजस्थान में कि हम क्षत्रियों के सामने, हमको टाट में बैठना पड़ता है और कुर्सी पे बैठना, वो बैठता है। तो जो शूद्र लोग हैं हिंदूज में, 80% लोग, वो पॉलिटिकली आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक इस चीज को बदलाव नहीं होगा। और
मुसलमानों का सवाल अगर आप पूछें तो मुसलमान भी उनके बोलने का तरीका, उनका नरेटिव अगर बदलती दुनिया के हिसाब से नहीं हुआ और एक थर्रे पे बात करने लगेंगे, उससे बदलाव नहीं होगा। मुसलमानों को भी पावर में आना पड़ेगा और जो दबी कुचली कौम है उनको भी पावर में आना पड़ेगा। और सर मुस्लिम इतने डिसएम्पावर्ड है, वो एम्पावर्ड कैसे हो? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। मुसलमानों को इस देश में जो घटनाएं घट रही हैं, तो मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। 100 साल तक मुसलमानों का और क्रिश्चियनों की लड़ाई चल रही थी। वो इतनी बार हार गए बैतुल मुकद्दस को वो हासिल करने के लिए, तब उनमें एक पुनः जागृति का आंदोलन खड़ा हुआ जिसको रेनेसांस कहा जाता है। उन्होंने लड़ाई झगड़ा छोड़ के कॉन्स्टेंटिनोपल में जो मुसलमान ने कब्जा किया था, तब मुसलमानों का और यूरोपियन लोगों का पहली बार मिलन हुआ। तो मुसलमानों का जो फिलोसॉफी थी, साइंस था, वो सारी चीजों को, जो बेसिक चीजें थी, वो अंग्रेजों ने अपने पास ले रखी थी। और फिर उन्होंने तय किया कि जो मुसलमानों ने रिसर्च किया है हम उसको आगे बढ़ाएंगे और साइंस में तरक्की करेंगे। फिर उन्होंने तरक्की किया और लड़ाई छोड़ा। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मुसलमानों से बदला लिया। कैसे लिया? इजराइल बना दिया वहां पर। तो आज वो 100 साल की लड़ाई को खत्म कर, यानी उन्होंने छोड़ने के बाद दुनिया में आधुनिक दुनिया का निर्माण किया। वैसे ही अगर अल्लाह के रसूल की बात की जाए, तो जब हिजरत करके अल्लाह के रसूल जब मदीना पहुंचे, तब उन्होंने क्या किया था? उन्होंने दो कबीले जो औस और खजरज, उनको यूनाइट किया और मदीना का जो मार्केट है उस पर कब्जा किया। मीन्स किस तरह से वो जो सारी खराबियां थी, जो सूद का बाजार चल रहा था, उस चीज को खत्म करके एक बहुत बेस्ट मॉडल दिया। और उसी दौरान दुनिया में ऐसे सहाबा मदीना के बाजार से मिले कि जो इतने दौलतमंद और अमीर आदमी बन पाए। इसलिए हमको ऐसी कुछ सॉल्यूशन ढूंढने होंगे इतिहास में जाकर, और अल्लाह के रसूल क्या कर रहे थे और दूसरी कौम क्या कर रही थी, वो कैसे आगे बढ़ पाई और कौन सी कौम खत्म हो गई, उसका रिसर्च करके हमको भी आगे का रास्ता देखने की जरूरत है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा था कि हर मुसलमान कंज्यूमर ना बने, प्रोड्यूसर बने। और आज 1400 साल के बाद मुसलमान कंज्यूमर बन गया है, प्रोड्यूसर नहीं है। आज के बाद मुसलमान तय कर ले कि हम प्रोड्यूसर बनेंगे और पूरी दुनिया और कौन ग्राहक बनेगी, तब हमारी स्थिति सुधर जाएगी इंशाल्लाह। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। ऐसे उवैस एकदम युवा ब्लॉगर है। मैं चाहता हूं कि उवैस बोहरा की ये यूट्यूब चैनल को लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि उवैस का हौसला बढ़े और आपके लिए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट क्रिएट कर सकें और वीडियो बना सकें। शुक्रिया।